जय हिंद फ्रेंड। सो हम देखने वाले हैं अभी पार्ट 2 है, ये चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 है, जिसका नाम अब इसमें हम देखने वाले हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक है, अभी हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम लोग देख लिए हैं इसमें संसाधन और संसाधन का वर्गीकरण। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग देख लिए। अब इसमें हमको सतत सतत पोषणीय, ठीक है, इसमें सतत पोषणीय विकास देखना है। ठीक है, सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है, इसका इंग्लिश में इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है, थोड़ा सा पेन इधर कर लेते हैं, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये याद रखना है आपको, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी को कहा जाता है, और इसी के बारे में हम लोगों को देखना है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कि ऐसा विकास, ठीक है, विकास तो होगा लेकिन ऐसा विकास जिसमें, ठीक है ना, ऐसा विकास जिसमें आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि वर्तमान के साथ साथ, ठीक है, वर्तमान को तो ध्यान रखेंगे, लेकिन वर्तमान के साथ साथ हम इसमें किसका ध्यान रखेंगे, भावी पीढ़ी, जो आने वाली हमारी भविष्य की पीढ़ी है, इसके लिए पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। ठीक है, इसके लिए हम पर्यावरण को बचा के रखेंगे। ठीक है, पर्यावरण को बचा के रखेंगे, तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इसका सिंपल सा मतलब होता है, ठीक है, इसका ये सिंपल सा मतलब होता है कि सभी का विकास। ठीक है, इसका सिंपल जो मतलब क्या होगा, इसका सिंपल मतलब होगा कि सभी का विकास। ठीक, सभी का विकास जिसमें हो उसी को नाम दिया जाता है सतत पोषणीय विकास। ठीक है, उसी को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके लिए विश्व में एक एजेंडा तैयार किया गया, ठीक है, जिसको कहा जाता है, पूरे विश्व में एक सम्मेलन हुआ, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए। ये सम्मेलन हुआ कहाँ था, ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 ईस्वी में। ठीक है, तो 1992 ईस्वी में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ कहाँ था, ठीक ना, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ है रियो, इसको नाम भी दिया जाता है रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन 1992, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 इसको कहा भी जाता है। ठीक है, ये कहाँ है, तो ये है ब्राजील में। ब्राजील मतलब दक्षिण अमेरिका, याद रखना है, दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है ब्राजील। इस ब्राजील देश में अगर हम लोग देखें तो इसी ब्राजील शहर में एक ब्राजील देश में एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरो। ठीक है, रियो डी जेनेरो, और यहीं पर करीब 100 से अधिक देश, ठीक है, कोई एक नहीं बल्कि 100 से अधिक देश मिलकर इसमें क्या किए कि एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ ये। ठीक है, ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ क्यों था, तो ये पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ है, ये हुआ था इसलिए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, ठीक है, पर्यावरण की रक्षा के लिए पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इसी को नाम दिया जाता है एजेंडा 21। ठीक है, इसी को एक और नाम दिया जाता है, ठीक है, इसी को कहा जाता है एजेंडा 21। ठीक है, इसी को नाम दिया जाता है एजेंडा 21।
और एजेंडा 21 का मतलब क्या है, तो एजेंडा 21 जो है यह एक घोषणा पत्र है, ठीक है। इसके माध्यम से जो है 1992 में रियो डी जेनेरो सर्वेक्षण हुआ था, ठीक है, जो ये मतलब किया गया था सभी के द्वारा पृथ्वी सम्मेलन। तो इसमें ही बताया गया था कि पूरे सभी लोग मिल के, इसमें जितने लोग रहेंगे सभी लोग मिल के, विश्व के सभी देश इसमें मिलकर ये जिम्मेदारी उठाएंगे कि पर्यावरण की क्षति हो गई, गरीबी हो गई, बीमारी हो गई, इन सभी में सबका जो है सहयोग करेंगे, ठीक है। इस सभी का सहयोग करेंगे और इसी को एजेंडा 21 कहा गया था, ठीक है। ये हुआ कहाँ है, ये आपको याद रखना है। और इसके बारे में ये याद रखना है कि ये जो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ है, ये किस शहर में हुआ है। कई बार क्वेश्चन जो है इसके ऊपर आ जाता है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा, ठीक है। हम भी जो इसका फोटो ये लेते हैं, आपको इससे पीडीएफ वाले चैनल में, जो पीडीएफ का एक चैनल बनाया गया है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें जो है भेज दिया जाता है। तो डायरेक्ट आप पीडीएफ भी देख सकते हैं रिवीजन के तौर पे, ताकि आपको फिर से पूरी क्लास ना देखना पड़े, ठीक ना। बाकी जो लोग एक बार क्लास देखे रहेंगे उन्हीं को ये पीडीएफ समझ में आएगा, अन्यथा कोई जो है ऐसा है ही नहीं जिसको ये पीडीएफ फिर से समझ में आ जाए बिना किसी क्लास के, ठीक ना। ये ऐसे नहीं समझ में आने वाला है। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग को देखना है आगे संसाधन नियोजन, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं संसाधन नियोजन, ठीक। तो संसाधन नियोजन अब हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट। संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन। आई होप कि आप लोगों को अभी तक हर एक बात समझ में आई होगी जितनी हम लोग चर्चा किए हैं। किधर भाग रहा है। संसाधन नियोजन, इसका क्या मतलब होता है, रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। संसाधन का मतलब तो आप जानते ही हैं, इसका मतलब होता है रिसोर्स, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग इसको कहा जाता है। अब संसाधन नियोजन का मतलब समझिए, ठीक है। संसाधन नियोजन का मतलब होता है कि संसाधन का जो उपयोग है, ठीक है, इसका जो उपयोग किया जाएगा, ये इसका मतलब क्या है कि जितनी भी उपयोग की जाने वाले जो कुछ भी हैं, जितनी वस्तुएं हैं, ठीक है, उसमें तकनीकी का प्रयोग किया जाए। अगर तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, जो भी संसाधन में हम लोगों को उपयोग करना है, जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है, जितनी भी वस्तुएं हैं, अगर इन वस्तुओं का उपयोग करने के लिए हम तकनीकी का प्रयोग करें, ठीक है, तकनीकी का प्रयोग करें, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, तो उसी को नाम क्या दिया जाता है, उसी को नाम दिया जाता है संसाधन नियोजन। अगर ये तकनीकी के माध्यम से हम इसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, तकनीकी के माध्यम से अगर हम उपयोग कर रहे हैं किसका, संसाधनों का, तो उसी को नाम दिया जाएगा संसाधन नियोजन, ठीक है। संसाधन नियोजन उसी को कहा जाता है। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि ये संसाधन नियोजन जो है कई प्रकार का इसमें होता है, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा हम लोग चर्चा थोड़ा सा नहीं करेंगे। रीजन है कि संसाधन नियोजन कई बार जो है इसी तरीके से केवल पूछा जाता है, बाकी इसमें जो निम्नलिखित प्रकार के जो इसके अवस्थाएं वगैरह होती हैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती है, ठीक है। तो उस पर हम लोग नहीं देखने वाले हैं। तो अभी हम देखेंगे इसके बाद संसाधन नियोजन के बाद संसाधनों का संरक्षण थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम आ जाएंगे भू उपयोग पर, ठीक है, भू संसाधन पे आ जाएंगे इसके बाद हम, ठीक ना। तो अभी हम लोगों को क्या ध्यान देना है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं संसाधन संरक्षण, ठीक, इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। संसाधन संरक्षण, आइए देखते हैं इसको। तो अब हमको क्या देखना है, देख रहे हैं हम लोग संसाधन संरक्षण, संसाधन संरक्षण। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन इसको कहा जाता है, और कन्वर्जन ऑफ रिसोर्स भी इसको हम कह सकते हैं, संसाधनों का संरक्षण, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, कन्वर्जन ऑफ रिसोर्स, ठीक है। ये चीज हम इसको कह सकते हैं, रिसोर्स कन्वर्जन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है।
तो इसको हम कहेंगे कंजर्वेशन कहेंगे कि कन्वर्जन, कंजर्वेशन कहेंगे इसको, ठीक ना, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, कन्वर्जन नहीं कहेंगे इसको, कंजर्वेशन कहेंगे, ठीक ना। मीनिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, कंजर्वेशन कहेंगे इसको, ध्यान देना है आपको। तो कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण का मतलब क्या होता है? संरक्षण का मतलब सिंपल सा समझिएगा, संरक्षण का जो मतलब होता है ये होता है कि मानव संसाधन जो होता है, ठीक है, मानव संसाधन, मानव संसाधन, एक मिनट देखते हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं, ठीक है, मानव संसाधन, ठीक है, जो मानव संसाधन होता है, तो मानव संसाधन के साथ साथ जो प्राकृतिक संसाधन होता है, संसाधन दो प्रकार का होता है, तो इसमें हम एक मानव को रखते हैं, दूसरा प्राकृतिक को रखते हैं, ठीक है। तो जो मानव संसाधन के साथ साथ प्राकृतिक संसाधन, मानव के साथ साथ प्राकृतिक संसाधन, ये दोनों का संतुलन बनाकर, ठीक है, दोनों में हम लोग क्या बना लें, दोनों में संतुलन, दोनों में संतुलन बनाकर इसको संतुलित करके संसाधनों का क्या किया जाए, इसका लाभ लिया जाए, लेकिन कैसे, वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ, ठीक है, ये वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ हम लोगों को भावी पीढ़ी के लिए भी इसको बचा के रखा जाए। ठीक, देखो ध्यान से समझो, मानव संसाधन जो है उसी के साथ हमको प्राकृतिक संसाधन दोनों को याद रखना है, और ये दोनों का संतुलन बनाकर, दोनों का संतुलन बनाकर इसका लाभ लिया जाए, लेकिन ये लाभ ऐसा होना चाहिए कि जो वर्तमान की पीढ़ी के साथ साथ भावी की पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, इन दोनों को लाभ प्राप्त हो सके, केवल एक को नहीं, ठीक है। ये हमको ध्यान देना है कि मानव संसाधन कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसको फिर से हम एक बार बता देते हैं, तो ज़्यादा सोचने वाली बातें नहीं है, ठीक ना। इसमें बस इतनी सी बात बताई गई है कि मानव संसाधन, ठीक है, मानव संसाधन प्लस प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन प्लस प्राकृतिक संसाधन, ये दोनों का संतुलन बनाकर, ठीक है, ये दोनों में क्या बनना चाहिए, इन दोनों में संतुलन बनना चाहिए, इन दोनों में संतुलन बनाकर, ठीक है, इन दोनों में संतुलन बनाकर, और हम लोगों को जो लाभ किसको मिलना चाहिए, तो इसका लाभ मिलना चाहिए वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ी को, इसका लाभ मिले वर्तमान को साथ में भावी पीढ़ी को, दोनों को लाभ मिले, ठीक है, वर्तमान प्लस भावी दोनों पीढ़ी, यानी भविष्य की जो पीढ़ी आने वाली है, इन दोनों को लाभ मिले, यही क्या कहलाएगा, इसी को नाम देते हैं लाभ, इसमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो वर्तमान के साथ साथ जो लाभ मिले, ठीक, भावी पीढ़ी को भी, इसी को हम लोग नाम देते हैं संसाधन, ठीक है, संसाधन संरक्षण, ठीक है, इसी को कहा जाता है। तो संसाधन संरक्षण ये आपको याद रखना है, ठीक ना, इतनी सी बातें आपको याद रखना है, संसाधन संरक्षण। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं अब भू संसाधन, लेकिन भू संसाधन में हमको याद क्या रखना है, भू संसाधन में हमको भू उपयोग किस प्रकार का होता है, ठीक है, भू उपयोग कौन कौन से इसके प्रकार है, कैसे किया जाता है, इन सभी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इसका उपयोग कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इन सभी बातों पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, जो भू उपयोग है, जमीन का उपयोग जो किया जाता है, भूमि का उपयोग जो किया जाता है, ठीक है, तो इसी को हम लोग देखने वाले हैं। भू उपयोग में, भू उपयोग, ठीक, इसको देखना है। तो भू उपयोग की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग देखेंगे, इसको कहते हैं लैंड
अंटिलाइजेशन, ठीक है, इसको कहा जाता है लैंड अंटिलाइजेशन, उपयोग को इसको कहा जाता है, ठीक है, अंटिलाइजेशन कहते हैं। तो इसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि जो भू संसाधन है, ये भू संसाधनों का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए किया जाता है, कौन सी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या उद्देश्य होते हैं, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहली बात इसमें याद रखना है, पहली बात है वन, ठीक है, फॉरेस्ट वन के लिए, ठीक है, पहली चीज वन के लिए, ठीक है, यानी कि इसमें वन जितने भी हम लोग देखते हैं तो अलग अलग प्रकार के वन जो होते हैं, ठीक है, अब उसमें चाहे कुछ लोग अपने से एक ही प्रकार के वृक्ष लगा के अपने बाग बगीचे तैयार करते हैं, या फिर जो पहले से प्राकृतिक देन के रूप में पड़ा हुआ है, ठीक है, दोनों। फिर दूसरा है इसी में, दूसरा हम लोग क्या देख सकते हैं, दूसरे में जैसे आ जाएगा इसमें ये हो जाता है दूसरे के रूप में, मतलब कृषि के लिए जितनी भूमि है, ठीक है, कृषि कार्य के लिए जो भूमि है, कृषि कार्य की भूमि, कृषि कार्य के लिए, ठीक है, दूसरी है कृषि कार्य के लिए। और किसी कृषि कार्य के लिए जो है हम लोग क्या देख सकते हैं, तो कृषि कार्य में बंजर और कृषि दोनों को रखा जाता है। और कृषि के अलावा जैसे जो और भी कार्य किए जाते हैं जैसे इसमें, ठीक है, तो हो गया भवन, ठीक, भवन निर्माण, मकान वगैरह बनाना, ठीक है, फिर इसी में हम लोग जितने भी रोड बनाए जाते हैं, सड़क बनाए जाते हैं, ठीक है, फिर इसी में हमको याद रखना है उद्योग धंधे के लिए कारखानों का निर्माण करना, ये सब में भी भूमि का ही उपयोग करके जो है इन सबको बनाया जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है भू उपयोग में, इतनी सी बातें। फिर प्रति के अलावा और भी जो कृषि के लिए जो है अयोग्य भूमि होती है, तो प्रति नहीं उसके अलावा भी कुछ, जैसे चारागाह के लिए, ठीक है, ये चारागाह के लिए कई प्रकार की भूमि, इसको तीसरे रूप में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो प्रति के अलावा भी कुछ भूमियाँ होती है जिनका उपयोग किया जाता है, ठीक है, वो कृषि के योग्य नहीं है लेकिन फिर भी वो प्रति भूमि भी नहीं है। देखो ना तो प्रति है, पहली बात ये ध्यान देना है, ना तो प्रति भूमि है और ना ही कृषि है, ठीक है, प्रति भी नहीं है और कृषि योग्य भी नहीं है, कृषि योग्य भी नहीं है। तो फिर होता क्या है उसमें, उसमें होता है चारागाह, ठीक है, चारागाह, ठीक, चारागाह उसी में करते हैं, ठीक है। और फिर इस चीज को ये हमेशा के लिए इसे बना रहता है कि इसमें केवल जो है पशु चराए जाएंगे, ठीक है, इन सभी कार्यों के लिए इसमें रखा जाता है, विभिन्न प्रकार के बाग बगीचे लगाए जाते हैं, ठीक है, ये सब चीजें जो है इसमें रखी जाती है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक। आगे हम इसमें देखते हैं, आगे हम देखते हैं तो इसी में चौथा आता है, ठीक है, चौथा कौन सा आएगा, तो इसी में आ जाता है चौथे के रूप में, एक मिनट पेन ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक, अभी ठीक है। तो चौथे के रूप में यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी तो तीन इसके जैसे भूमि के उपयोग हम देख लिए हैं, अब चौथा आ जाता है, इसमें हो जाता है प्रति भूमि, ठीक है, काफी ज्यादा ऐसे भी क्षेत्र हैं, प्रति इसको कहा जाएगा, ठीक है, प्रति भूमि, ठीक, प्रति भूमि के रूप में पड़ा रहता है, ठीक है, प्रति भूमि के रूप में। और प्रति भूमि के रूप में पढ़ा जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं फैलो लैंड कहा जाता है इसको, ठीक है, प्रति भूमि। और इसमें हमको ध्यान देना है कि अधिकतर स्थान आज भी ऐसे हैं, ठीक है, वर्तमान समय में भी जो केवल प्रति पड़े हुए हैं, उस पर किसी भी प्रकार की कोई खेती नहीं होती है, बस उसी तरीके से ऊसर की तरह जो है पड़े हुए हैं, तो उस पर खेती वगैरह कुछ होता नहीं है, तो इसको भी प्रति भूमि के रूप में रखा जाता है। फिर एक लास्ट होता है जिसको नाम दिया जाता है शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र, ठीक है, इसको जो है निवल क्षेत्र भी कहा जाता है और इसको हम लोग नाम देते हैं शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र, ठीक है, तो इसको हम देखेंगे शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र, बोया गया या बोया हुआ, ठीक है, यानी कि जिसमें कोई भी फसल बोई गई हो ऐसा क्षेत्र होता है, ठीक है, वहाँ हमेशा जो है एक फसल या फिर कई फसलें जो है मतलब एक के बाद एक फसल हमेशा बोई ही रहती है, ठीक है, तो इसको जो है इस तरीके से नाम दिया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें कई प्रकार के मतलब सर्वेक्षण वगैरह किए जाते हैं, ठीक है, तो इसके आधार पे यहाँ पे रखा गया है, ठीक, कितना जो है क्या है कैसे जो है ये 1960 से 61 के बीच में एक प्रकार का इसमें सर्वेक्षण किया गया था, ठीक है, और उसी के आधार पे यहाँ बताया जाता है कि कितना जो है कौन सा क्षेत्र किस उपयोग में है अभी,
ठीक है, कौन सा क्षेत्र किस उपयोग में अभी इस समय है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक ना। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा 1 मिनट रुक जाइएगा, ठीक ना। एकदम एक्यूरेट और एग्जैक्ट डाटा आपको बताने वाले हैं, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, ठीक ना। थोड़ा सा बस फोन सेट कर देते हैं सही से, बस। अब हम लोग देखते हैं, ठीक ना। सबसे पहला तो इसमें हम लोगों को देखना है कि कौन कितना प्रतिशत है, ठीक है। सबसे पहला अगर हम लोग देखें, इसमें हम बात करते हैं वन की, ठीक है। तो एक हम लोग यहाँ चाहते हैं चित्र बनाना, 1 मिनट रुक जाइएगा, चित्र भी एक बना लेते हैं। ठीक, अभी सही है, ये चित्र हो गया हमारा। अब जो है हमको पेन का यूज अब कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, इसमें हम देखते हैं, ठीक है। ये चित्र है भू उपयोग का, ठीक ना। इसमें 2 तरीके का चित्र है। एक तो हमको देखना है 1960 से लेकर 1961 में जो सर्वेक्षण हुआ था उसके अनुसार, ठीक है। 2 है, एक तो 1960 से 1961 का, ठीक ना। इसको देखते हैं पहला, ये 1960 से 1961 के बीच में, इसमें जो जानकारी दी गई थी कि कितना कितना भू उपयोग है, ठीक है, कितने प्रतिशत है, ये पूरा का पूरा जो सर्कल है ये 100% है। इस सर्कल का जो 100% है, इसमें से कितना कितना जो है वो रहता है, तो इसमें थोड़ा सा बस परिवर्तन ये रहता है कि जहाँ 23% हम लिखे हैं, ये 23% जो ए है, ए का मतलब होता है 1, ठीक है। तो 1 कितने हैं, ये जो है 1960 के हिसाब से बताया गया था, ठीक है। लेकिन इसमें अब जो बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है 2015 से 2014 से 15 के बीच में, ठीक है। तो इसी के आधार पे हम लोग देखते हैं 1960-61 वाला नहीं, अभी नया डाटा हम देख लेते हैं। 2000 ये जो 1960-61 वाला, इसके लिए हम एक फोटो आपको भेज देंगे। अभी हम लोगों को देखना है 2014 से 15 का, ठीक है, 2014 और 15 का। तो 2014-15 का हम लोग देख लेते हैं, 14-15, ठीक ना। इसके बारे में हम लोगों को देखना है अभी 2014-15 में भू उपयोग कितना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें 46% ये क्या है, ये 46% है जो बोया गया क्षेत्र है, ठीक है। जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र होगा उसको हम लोग कितना रखते हैं, तो वो है 46%। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 46% है, ठीक है। फिर ए क्या है, ए है 1, ठीक है। 23% 1 है, ठीक है, इसको याद रखना है, 23% 1 है। 5% इसमें क्या है, तो ये 5% जो है आपका, ये बंजर भूमि है लेकिन कृषि के योग्य नहीं है, ठीक है। बंजर भूमि तो है लेकिन ये कृषि के योग्य नहीं भूमि है, ठीक है, कृषि अयोग्य, ठीक है। तो इसको हम लोग रखेंगे कृषि अयोग्य भूमि, कृषि के लायक नहीं है और वो बंजर भूमि है, ठीक है, कृषि अयोग्य, ठीक। फिर इसके बाद 3% जो ये बता रहे हैं आपको, ये 3% क्या है, तो 3% का मतलब है ऐसे हमेशा के लिए चारागाह के रूप में, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका चारागाह है, ठीक है, चारागाह के रूप में है। इससे ज़्यादा पेन नहीं इधर काम करती, दिमाग खराब, ठीक है ना। तो चारागाह है इधर। फिर 9% के रूप में क्या है, तो इधर 9% के रूप में जो बचा हुआ है उसको हम लोग जानते हैं कि एक गैर कृषि के लिए है, ठीक है, एक गैर कृषि के रूप में पड़ा हुआ है, ठीक है। एक गैर कृषि है, उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। गैर कृषि के अंतर्गत जितने भी परियोजनाएं होते हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत, ठीक है। ऐसी परियोजना जो गैर कृषि के अंतर्गत हो, ठीक है, उसमें खेती ना हो, उसके अलावा अगर जो कोई परियोजना होगी तो इसमें 9% भूमि का उपयोग है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है। फिर से 5% है, तो ये 5% जो है इसको हम लोग किस में रखेंगे, तो ये आ जाएगा विभिन्न प्रकार के जो वृक्ष हैं, ठीक है, जितने भी वृक्ष हैं उनके लिए, ठीक है। जो अलग अलग स्थानों पे जितने वृक्ष हैं, वो वन नहीं है लेकिन फिर भी वृक्ष के फसल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे उपवन वगैरह के अंतर्गत रखे जाते हैं, बगीचे वगैरह में, ठीक है, इनको हम लोग रख सकते हैं, ठीक, ये इसका क्षेत्र आएगा। फिर इसके बाद ये 4% जो आ जाता है, 4% का ये जो क्षेत्र है, ठीक है, एफ के रूप में, एक कृषि के योग्य है
बट अभी क्या है, अभी बंजर है, ठीक है। ये बंजर भूमि है, लेकिन कृषि के योग्य तो थी, लेकिन अभी क्या है, अभी ये बंजर भूमि है, ठीक है। 4%, ये आपको याद रखना है। फिर ऐसे ही एक 4% में और है, प्रतिभूमि है, ठीक है। ये लेकिन कैसी प्रतिभूमि है, ये है कि मतलब पुरानी, काफी ज्यादा पुरातन जो है ये प्रतिभूमि है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक। फिर इसके बाद 1% केवल क्या बच जाता है, तो 1% के रूप में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 1% है, ये विभिन्न प्रकार की, यही तो वृक्ष वृक्ष 1% में था, ठीक है। इसको हम 5% में रख दिए। यहाँ पे 1% का ये जो रहेगा, यही रहेगा वृक्ष, ठीक है। यहाँ वृक्ष रहेगा, ये जो 5% रखा गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या रखना है, तो इसमें हम लोगों को वर्तमान प्रति, ये समझिएगा इसको थोड़ा सा, ताकि यहाँ आपको याद रखना है वर्तमान में जितना प्रति है उसकी बात हो रही है, 2014-15 में वर्तमान प्रति की बात है, ठीक ना। इसको याद रखिए। तो बाकी ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये डाटा ऐसा है जिसको कई बार बहुविकल्पी के रूप में पूछा जाता है, या फिर आप जो है वन उपयोग में लिखेंगे तो उसके बारे में, भू उपयोग में, तो उसमें भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आपको लिखना अनिवार्य है। उसमें आप लिखते समय भी इसको ध्यान देंगे, या फिर जो है इसको आप क्या कर सकते हैं, तो बहुविकल्पी के रूप में भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक ना। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अब अगर हम इसमें बात करें तो काफ़ी चीज़ें जो है इसमें थोड़ा फैक्ट के रूप में याद रखना है आपको, ठीक ना। वो चीज़ें भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम इसमें ये देखते हैं, ठीक है, जो फैक्ट के रूप में क्या क्या याद रखना है, तो आपको हम बता देते हैं, ठीक ना। अब इसको थोड़ा सा हम अभी हटाते हैं, और इससे पहले ये डाटा आपको एक स्क्रीनशॉट के रूप में इसको आप रख सकते हैं कहीं भी, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक ना। क्योंकि ये बीच बीच में कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो इसमें जो है आपको याद रखना जरूरी है, ठीक। तो इसमें अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो इसमें हम लोगों को अब क्या ध्यान देना है, तो इसमें हम लोग देखेंगे जैसे करीब जो है हम देखते हैं कि 28% जो भूमि का, अब भूमि के निम्नीकरण पे आएंगे हम लोग, ठीक है। भूमि निम्नीकरण की बात की जाएगी, तो इसको हटाते हैं अब हम लोग, और हम लोग अब भूमि निम्नीकरण को देख लेते हैं। चलिए भूमि निम्नीकरण को देखते हैं हम लोग, ठीक। तो भूमि निम्नीकरण में अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमको देखने को मिलता है कि करीब जो 28% भूमि निम्नीकरण है, 28% भूमि निम्नीकरण का सबसे पहले मतलब क्या होता है, ये चीज़ समझ लीजिए। तो भूमि निम्नीकरण का मतलब सिंपल सा है कि उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो गई है, ठीक है। तो इसमें करीब 28% जो भूमि निम्नीकरण है वो क्यों हुई है, तो इसको हम लोग रखते हैं, ठीक है, किसके अंतर्गत, वनों के अंतर्गत। तो 28% क्षेत्र में तो केवल क्या है, वन है, इसी कारण से वो भूमि उपयोग में नहीं है, ठीक है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई उत्पादन वगैरह नहीं किया जा सकता है, ठीक। और 56% जो क्षेत्र है वो क्यों नहीं है भूमि उपयोग में, तो इसमें इसलिए क्योंकि जो है यहाँ पे जल अपर्दित होता है, ठीक है। ये जल अपर्दन के कारण, ठीक है, जल के अपर्दन के कारण जो है ये अभी उपयोग में नहीं है, जल अपर्दन, ठीक है, जल अपर्दन के कारण 56%, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो ये होता क्यों है, ठीक है, इसके क्या कारण है भूमि निम्नीकरण के, ये कुछ मानवीय कारण के कारण ही जो है, मानवीय कारण है जिसके कारण ये भूमि निम्नीकरण होता है। जैसे मानवीय कारण में क्या क्या हो सकता है, तो इसको हम लोगों को देखना है। जैसे पहला है वन उन्मूलन, ठीक है, वनों के समाप्त होने के कारण, ठीक है, वनों के समाप्त होने के कारण, वन उन्मूलन, ठीक है। दूसरा दूसरा इसमें क्या रीजन होगा, दूसरा रीजन इसमें आएगा अति पशुचारण, अति पशुचारण, ठीक है, अति पशुचारण भी इसमें आएगा। फिर इसी में हम लोग देखेंगे जैसे क्या हो जाएगा, खनन हो जाएगा, ठीक है। तो खनन भी इसी में आप रखेंगे, खनन, ठीक है। इतनी चीजें ये सभी क्या है, ये सभी इसके कारण है कि जिसके कारण भूमि निम्नीकरण होता है, ठीक है। आगे हम लोगों को क्या याद रखना है, आगे हम लोगों को ये ध्यान देना है इसमें
कि ये जैसे झारखंड हो गया, ठीक है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जिस रीजन से जो है भूमि निम्नीकरण हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र हो गए, तो जैसे हो गया झारखंड, झारखंड, ठीक है, इसी तरीके से हो गया छत्तीसगढ़, झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़ के साथ साथ आपको याद रखना है एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है, और इसी के साथ आपको याद रखना है उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक। ये ऐसे राज्य हैं, ठीक है, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे खनन के कारण, इन राज्यों में किसके कारण भूमि निम्नीकरण हुआ है, तो खनन के कारण, ठीक है, खनन के कारण इन राज्यों में भूमि निम्नीकरण हुआ है। पहला चीज इसमें याद रखना है, राज्यों के नाम के साथ, इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ यहाँ पर भूमि निम्नीकरण का क्या रीजन है, यहाँ पर भूमि निम्नीकरण का रीजन है खनन। खनन के कारण जो है इसका जो मतलब खनन और साथ में वन उन्मूलन भी कह सकते हैं, वन जो समाप्त होते हैं, ये दोनों रीजनों से सबसे प्रमुख खनन है। तो इसमें इसी कारण से जो है यहाँ पे भूमि निम्नीकरण हुआ है। फिर दूसरा है गुजरात, ठीक है, दूसरे के रूप में यहाँ अन्य राज्य कुछ हैं, जैसे गुजरात हो गया, ठीक, गुजरात, इसी के साथ राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, फिर से एमपी, और फिर ए किसके लिए है, तो ए जो है इसको किस में रखा जाएगा, इसी के साथ एक एमपी के साथ यम एच को याद रखिएगा, महाराष्ट्र को, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर अति पशुचारण, ठीक है, अति पशुचारण, अति पशुचारण से भी भूमि निम्नीकरण होता है गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। इन राज्यों में जो पशुचारण का कारण है वो क्या क्या है, तो वो है अति पशुचारण के कारण ही भूमि निम्नीकरण होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं, तो तीसरे के रूप में पंजाब में, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा और यूपी, वेस्टर्न यूपी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्यों, तो यहाँ पे अधिक सिंचाई के कारण, ठीक है, सिंचाई यहाँ होती है और सिंचाई अधिक हो जाने के कारण जो है, जब सिंचाई अधिक होगी तो इससे भी भूमि निम्नीकरण होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। भूमि निम्नीकरण में ये राज्य जो है इन कारणों से भूमि निम्नीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, भूमि निम्नीकरण इसी कारण से हो रहा है। तो इतनी चीजें अभी तक आपको याद रखना है। अब हम लोगों को देखना है, ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, तो मृदा का वर्गीकरण, और मृदा का वर्गीकरण देखने के बाद ही हम लोग क्लास को बंद करेंगे। अभी इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने का आज जो है हमने टारगेट लिया है, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर ही लेंगे, ठीक है। तो अभी तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे आज, ठीक ना। तो देखते हैं मृदा का वर्गीकरण, ठीक, मृदा का वर्गीकरण हम लोग देख लेते हैं। तो अब इसमें हम मृदा का वर्गीकरण देखते हैं, ठीक ना। इसको हमने इसलिए थोड़ा सा पहले लिख दिया ताकि थोड़ा सा आसान जाए, इसमें लिखने में जो है साफ नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए अब प्रयास करेंगे, एक बार लिख दिया करेंगे थोड़ी सी चीज़ें, तो ताकि थोड़ा सा आसानी से आप लोग भी इसको लिख सकें, ठीक ना। इसको अभी हमने पेन से ही लिखा है, ठीक ना, ऐसा ना समझिएगा पहले से पीटी बनाया गया है, अभी जस्ट हुआ है, इसको कंप्लीट किया गया है, ठीक ना। तो इसमें क्या क्या देखना है हमको, मृदा का वर्गीकरण, और मृदा का वर्गीकरण का मतलब है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण को क्लासिफिकेशन कहा जाता है, और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, क्लासिफिकेशन किया गया है किसका, मृदा का।
इसका वर्गीकरण करते हैं, कई प्रकार है इसके, काली मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट सॉइल, ठीक है, इसी को कहा जाता है। इसी को नहीं, मतलब आगे इसी में वर्गीकरण है। फिर इसी में हम लोगों को देखना है और क्या, जैसे तो इसी में हम लोग देखेंगे, आगे हमको देखना है इसी में लाल मृदा, पीली मृदा, ठीक है, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, इन सभी के बारे में देखना है। तो सबसे पहला जो इसमें हमको देखना है वो एलुवियल सॉइल है, जिसको नाम दिया जाता है इंग्लिश में एलुवियल, और हिंदी में इसी को जलोढ़ मृदा कहते हैं, और इसी को काप मृदा कहते हैं, इसी को कछारी मृदा कहते हैं, ठीक है। ये इसके अलग अलग नाम है, ठीक है, इसी को कहा जाता है। और इसको हम देखते हैं तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है हमारे भारत में, तो ये हमारे भारत के उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में और उत्तराखंड में, ठीक है, इन क्षेत्रों में यह पाई जाती है। जो कि ज़्यादातर ये कौन से क्षेत्र हैं, उत्तर भारत का ये क्षेत्र है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र। और ये किन नदियों से बनी है, तो गंगा से, ब्रह्मपुत्र से और सिंध नदी से, ठीक है। और इसके क्या प्रकार हैं, अभी तक तो हम मृदा के प्रकार देख रहे हैं, अब जलोढ़ मृदा के क्या प्रकार हैं, ठीक है, इसका भी वर्गीकरण है। और ये 3 प्रकार का है, पहला बांगर, और दूसरा खादर, और तीसरा डेल्टाई, ठीक है। आइए इनको हम समझते हैं ध्यान से, ठीक। सबसे पहले आप देखिएगा कि ये है एक नदी, ठीक है, ये क्या है, ये एक नदी है। एक मिनट, रिवर के लिए हम थोड़ा सा पेन यूज करते हैं। एक रिवर है हमारी, ठीक, ये है एक नदी, ये एक नदी है, और इस नदी में वाटर जो है वो पड़ा हुआ था, यानी इस नदी में पानी जो है वो पड़ा हुआ था। अब यहाँ देख सकते हैं हम, इस नदी में जितना ये जल है, ये जो है क्या होगा, तो ये समय कब का है, ये समय हम बता रहे हैं आपको मई जून का, ठीक है। ये समय कब का है, तो ये मई जून का समय है। और मई जून के समय में आप देखेंगे, ठीक ना, जब ये समय कौन सा है, अभी ये कब की बात हम कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं मई और जून की, ठीक है। तो मई जून के समय में हम देखते हैं कि जो नदी है, ठीक है, मई जून के समय में ये क्या होगी, तो बिल्कुल सिकुड़ जाती है बेचारी, ठीक ना। इस तरीके से नदी का पानी जो है बिल्कुल कम हो जाता है, इसका जे निकलने को होता है। लेकिन यही नदी जैसे ही जुलाई अगस्त का समय आता है और अच्छी बारिश हो जाती है, तो बारिश होने के बाद इस नदी का जो पानी है वो फैल जाता है, ठीक है। इस नदी का पानी इधर ये पूरा क्षेत्र जो है कवर कर लेता है, ठीक ना, ये पूरा क्षेत्र नदी का पानी कवर कर लेगा। और अब ये जब पूरा का पूरा क्षेत्र नदी के जल से घेर दिया गया है, पूरा कवर कर दिया गया है, तो क्या मतलब है कि ये फैल रही है नदी, ठीक है। अब नदी जो है ये फैल रही है, और जैसे ही नदी फैलेगी तो आप देखिएगा कि ये मिट्टी जो है ये जल के साथ बाहर जाएगी, ठीक ना। अब नदी ये क्या हो रही, एक्सटेंड हो रही है, ठीक है, फैल रही है। तो यहाँ हमको देखने को मिलेगा कि जैसे नदी यहाँ पे फैलेगी तो अपने जल के साथ यहाँ मिट्टी भी ले जाएगी, और मिट्टी ले जाएगी, ये जो नई मिट्टी बाहर रहेगी इकट्ठा, ठीक है, इसी नई मिट्टी को, यहाँ जो ये बाहर नई मिट्टी इकट्ठा हुई है, इसी मिट्टी को हम लोग नाम देते हैं क्या, इसी को नाम देते हैं खादर, ठीक है, जो नई है। और जो पुरानी यही 3-4 साल यहाँ पुरानी पड़ी रहे, या फिर यहाँ से दूसरे जगह बहाव के कारण चली जाए, या फिर हवा के कारण चली जाए, किसी अन्य कारणों से चली जाए, तो यहाँ काफ़ी समय तक पड़ी रहे, तो यही जब पुरानी हो जाती है तो इसी को नाम दिया जाता है बांगर, ठीक है। जब पुरानी रहेगी तो उसी को कहते हैं बांगर, और जब नई रहेगी तो उसी को नाम दिया जाता है खादर, ठीक है। बांगर और खादर ये दोनों चीज़ें हैं। बांगर में गेहूं गन्ना ये सब अधिक होता है, जबकि खादर में चावल तिलहन गन्ना गेहूं ये सभी होते हैं, ठीक है। लेकिन डेल्टाई क्या है, तो डेल्टाई ये भी जो है नदी, जब नदी
आगे जाकर अपने अवक्षेप को, जो कुछ भी इसमें रहता है उसको आगे जाकर जो है समुद्र में गिरने से पहले, ठीक है, ये नदी थी और ये नदी समुद्र में गिरने से पहले यहाँ सब कुछ इकट्ठा करके चली गई, तो इसी को नाम दिया जाता है, यहाँ पे डेल्टा का निर्माण हुआ और इसी डेल्टा के निर्माण के क्षेत्र को ही, इसी को डेल्टाई प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है, इसी को डेल्टाई कॉफ या डेल्टाई मृदा भी कहा जाता है, ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं और इसमें क्या होते हैं, तो इसमें बारीक थोड़े से कण होते हैं, मिट्टी के बहुत ज़्यादा छोटे कण होते हैं और इसी को हम लोग नाम देते हैं डेल्टाई कॉफ या डेल्टाई मृदा। और इसमें आपको ध्यान देना है, डेल्टाई जलोढ़ भी इसको कह सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है, तंबाकू, जूट, गेहूं, गन्ना, चावल, तिलहन, ये सब फसलें इसमें जो है बोई जाती हैं। तो ये तो था किसका, ये केवल और केवल जलोढ़ मृदा का है। और जलोढ़ मृदा के बाद अब हमको देखना है काली मृदा, जिसको रेगूर या फिर ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है, ठीक। तो इसके बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। अभी ये क्या है, तो अभी हम लोग केवल देख रहे थे किसके बारे में, ये हम देख रहे थे जलोढ़ मृदा। अब हम लोग देख लेते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में।